हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक ऐसी कहानी जो आपको हंसाएगी भी और रुलाएगी भी। ये कहानी है ली नाम के आदमी की, जिसकी आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में टेलीपोर्ट होती रहती है। अब ऐसा क्यों हो रहा है और वे से क्या क्या करने वाला है, ये हमें इस फिल्म को अंत तक देखने के बाद ही पता चलेगा। फिल्म की शुरुआत में हमें एक ली नाम का बंदा दिखाया जाता है जो कि अपने लव ऑफ द लाइफ ह्यूंग को प्रपोज करने जा रहा था, पर तभी उसे याद आता है कि वो रिंग लेना भूल गया है, इसलिए वो रिंग लेने फिर से अपने घर जाने का सोचता है। पर जब वो यू टर्न ले रहा था तभी उसकी गाड़ी को एक ट्रक ठोकर मार देती है और ली बहुत बुरी तरह घायल हो गया था। फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ डॉक्टर एक लड़की को कह रही थी पढ़ाई करना अच्छी बात है, पर हेल्थ का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। वहां में मली नाम की लड़की को देखते हैं एंड उसके अंदर ली की सोल थी। ली जब अपने आप को आईने में देखता है तो वो बिल्कुल शॉक हो गया था, लेकिन तभी वहां पर एक लेडी आती है और मली से कहती है तुम्हें मिस्टर आन बुला रहे हैं। एंड ये सुन ली और कंफ्यूज हो गया था। फिर हम देखते हैं ली यानी मली और मिस्टर एन साथ में बैठे थे। मिस्टर एन पूछते हैं कि मली तुमने अभी तो अपने इंट्रोडक्टरी लेटर नहीं दिया है, लेकिन ली को क्या पता था और मनी मन वो बड़बड़ाता है कि मुझे अपने बारे में कुछ नहीं पता, तो मैं इस लड़की का इंट्रोडक्शन कैसे दूं। एंड तभी अचानक से मली को वॉमिटिंग शुरू हो जाती है एंड गलती से वो जेंट्स टॉयलेट में चली गई थी, क्योंकि उसके अंदर सोल है तो ली वाली और वो एक लड़का है। पर वहां खड़े दूसरे लड़के मली को देख शॉक हो जाते हैं। फिर यहाँ एम्बैरेस होने के बाद ली दीवार कूदने का ट्राई करता है, पर तभी स्कली नाम की लड़की उसे रोक देती है और कहती है मली तुम प्रेग्नेंट हो तो तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। और ये सुन ली और टेंशन में आ गया था। एक तो पहले से एक टीनेज गर्ल के शरीर में है, ऊपर से ये प्रेग्नेंट भी है। फिर हम स्कली और ली दोनों के स्टोर रूम में देखते हैं। जली उसे सब कुछ बता रहा होता है कि कैसे जब वो उठा तो वो अपने आप को इस लड़की के शरीर में पाया। लेकिन स्कली कहती है मली तुम प्रेग्नेंट हो, शायद इसी वजह से तुम्हारे दिमाग में सदमा लग गया है, पर फिक्र मत करो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ली ये सुन पूरा पागल सा हो गया था एंड वो उसे बार बार कई बार अलग अलग तरीकों से समझाता है एंड आखिरकार स्कली उसकी बात समझ जाती है। वही फिर हम देखते हैं स्कली और ली कहीं जा रहे थे, पर तभी उन्हें फॉर्च्यून टेलर की दुकान दिखती है और ली और स्कली वहां पहुंच जाते हैं। ली फॉर्च्यून टेलर को सब कुछ बताता है कि कैसे उसकी आत्मा शरीर में फंस गई है, पर पहले तो फॉर्च्यून टेलर कुछ नहीं कहता, पर बाद में वो कह रहा था तुम्हें होली वाटर में अपने आप को डुबाना होगा। पर स्कली को फॉर्च्यून टेलर की बात झूठ लग रही थी और वो ली को लेकर वहां से चली जाती है। जब स्कली और ली वहां पर चल रहे होते हैं तभी ली एक स्ट्रीट कॉन्सर्ट देखने के लिए रुक जाता है एंड एक लड़की को गिटार बजाता हुआ देख उसे एक नाम याद आता है जो था यूंग। ये सुन स्कली उसे यूंग नाम के रेस्टोरेंट में लेकर आती है, क्योंकि उसे लगा था शायद ली यहाँ पर फूड डिलीवरी बॉय की नौकरी करता होगा। पर ली कहता है यूंग एक लड़की है, मुझे अच्छी तरह से याद है, पर वो कौन है ये ली को याद नहीं था। तभी स्कली कहती है इस बच्चे का क्या जो मली के पेट में है। ली कहता है उसे तो बॉट कराना ही सही रहेगा, क्योंकि ये अभी भी एक टीनेजर है। पर तभी स्कली कहती है इस बेबी पर तुम्हारा कोई राइट नहीं है, तो तुम ये कैसे कह सकते हो कि इसे बॉट कराना ही सही है। ली इमेजिन करने लगता है कि वह एक बच्ची को बर्थ देने वाला है एंड ये सब कुछ सोचकर उन दोनों के बीच बहस हो जाती है। फिर हम स्कली और ली दोनों को पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जो सब ऑफिसर्स को ये सारी बातें बता रहे थे। पर तभी मली की मॉम वहां जाती है और उसे वहां से घर जाना पड़ता है। जब ली मली के कमरे में सोया था तब वहां उसे एक टेप मिलती है जिस गाने का नाम था बिकॉज आई लव यू। पर तभी उसे अल्ट्रासाउंड पिक्चर भी दिखाई देती है जो मली ने करवाई थी। ये देख ली कहने लगता है कितनी बेवकूफ लड़की है जो कि अपनी टीनेज लाइफ को खराब करना चाहती है एक बच्चे को जन्म देकर। फिर हमें दिखाया जाता है ली टेरेस पे खड़ा हुआ था, पर तभी एक लड़का वहां पर आता है जिसका नाम था जंग और वो ली के कानों पर हेडफोन्स रख देता है और शर्माते हुए कहता है ये गाना बेबी के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन वहां पर ये जान कि जंग ही मली के बच्चे का फादर है, वो उसे बहुत डांटता है और धूप में हाथ के ऊपर खड़ा करवा देता है। ली कहता है तुम तो खुद बच्चे हो, एक दूसरे बच्चे का ध्यान कैसे रखोगे। पर जंग कहता है मली मैं पार्ट टाइम जॉब करूंगा और तुम्हारी पढ़ाई को भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन ली जोर जोर से चिल्लाने लग गया था और वहां पर वो कहता है मैं इस बच्चे को बॉट कराने चला जा रहा हूँ। एंड वहां पर जंग को लगता है ये सब कुछ मली कह रही है और वो कहता है मली मैं तो सुसाइड करने वाला था, पर तभी तुम आई मुझे बचाने और तुमने ही तो मुझे समझाया था कि हम इस बच्चे का ध्यान अच्छे से रखेंगे, तो फिर आज अचानक से तुम एबॉर्शन कराने का क्यों सोच रही हो। वही फिर अगली सीन में हम देखते हैं ली बेबी को बॉट कराने के हॉस्पिटल गया था, पर ये बात जान बेचारा जंग बहुत ही ज्यादा अपसेट हो गया था। जब नर्स ली को इंजेक्शन मारने आती है तभी ली के कानों में बहुत ही अजीब सी आवाजें होती हैं, जिस वजह से वो जमीन पर गिर जाता है और तभी ली की सोल मली के शरीर से निकल जाती है। एंड वहां हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है
जयंग जब जजेस के सामने ऑडिशन दे रही थी और उनमें से एक जज था ली, जिसे देख ह्यूंग और भी नर्वस हो जाती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। ह्यूंग को इस हालत में देख ली भागते हुए उसके पास जाता है और कहानी फिर से प्रेजेंट सीन में आ जाती है। जब ली को होश आता है और स्कली ली की आत्मा को ढूंढने लगती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता। वही फिर हम देखते हैं ली की आत्मा डिटेक्टिव पार्क के अंदर ट्रांसफर हो चुकी है। ली को वहां पर कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो कौन है, इसलिए वो खड़े एक आदमी से पूछता है, भाई मैं हूँ कौन? तो वो कहता है, आप हमारे बॉस हो सर। फिर हम दोबारा ली को देखते हैं जो ऑफिस से आ चुका है और कंप्यूटर पर बैठकर आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस सर्च करता है। लेकिन तभी उसे एक वेबसाइट दिखाई देती है जहाँ लिखा था प्लीज डू नॉट क्लिक। और इंसानी स्वभाव को तो हम सभी जानते हैं, जो चीज़ मना होती है हम उसे जानबूझ कर करते हैं। और ली भी साइट पे क्लिक कर देता है। वहाँ पर एक 3D भूत की वीडियो उसे दिखाई देती है। ये देख ली बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। फिर वहाँ पर उनका कॉलीग आता है और कहता है, सर आपको घर नहीं जाना क्या? पर ली उसे पूछने लग जाता है, मेरा घर कहाँ है, मुझे बता सकते हो? नेक्स्ट सीन में हम ली को डिटेक्टिव पार्क के घर पर देखते हैं जहाँ घर पर सब कोई सोए हुए थे। ये देख ली फ्रिज में से खाना ढूंढने चला जाता है, पर तभी उसके पार्क की बेटी वहाँ आ जाती है और चौको बॉल्स खाने की रिक्वेस्ट करती है और कहती है, फादर जब आपका मम्मी के साथ डिवोर्स हो जाएगा तो आपको यही खाना पड़ेगा, तो अच्छा होगा अभी से इसे खाने की आदत बना लो। लेकिन ये सुन ली सोचता है, पहले प्रेग्नेंट गर्ल के अंदर था और अब इस डिवोर्सी के अंदर हूँ, ये मेरे साथ चल क्या रहा है? वही फिर हम देखते हैं ली स्कली को फोन पर बताता है कि मैं फिलहाल एक डिटेक्टिव के शरीर में हूँ, मैं करूँ क्या, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, प्लीज मेरी मदद करो। वहाँ पर पार्क की बेटी आ जाती है और उसे पूछती है, फादर मैंने अभी एक लड़की की आवाज सुनी, क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? जिस पे ली कहता है, मुझे देखो, क्या मुझे देख तुम्हें ऐसा लगता है मेरी कोई गर्लफ्रेंड बन सकती है? फिर हम ली को देखते हैं, यानी पार्क को उसकी वाइफ का मैसेज आया था जो कहती है, मेरे हाथ में हथकड़ी किसने बांधी? पर पार्क कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, ये शरारत उस छोटी बच्ची की हो सकती है। ये सुन उसकी वाइफ उसे टेक्स्ट करती है, उससे बात मत करो, सिर्फ मैसेज करो, समझे? लिए देख हैरान था और सोचता है ये कैसा नया टाइप का झगड़ा चल रहा है। फिर हम देखते हैं पार्क की वाइफ की सर्च करी थी पर उसे वहां पर की नहीं मिलती, इसलिए वो एक नाइफ उठा लेती है। एंड ये देख ली डर जाता है और कहता है, प्लीज मुझे मत काटना। पार्क कहता है, चलो किंडरगार्टन, क्योंकि चाबी शायद हमारी बच्ची के पास होगी। तो इन्हें किंडरगार्टन जा रहे थे। एंड तभी ली स्कली को नोटिस करता है और उसकी तरफ पड़ता है, लेकिन तभी वो दोनों एक रास्ते के पाथ होल में गिर जाते हैं और उस ढक्कन को भी एक आदमी बंद करके चला जाता है। वो दोनों बहुत ट्राई करते हैं इस जगह से बाहर निकलने की, पर रास्ता बहुत ही ज्यादा ऊपर था और फोन में सिग्नल भी नहीं आ रहा था, तो वो किसी को भी फोन नहीं कर सकते। ये सोचता है अगर मैं इस बॉडी में आया हूँ तो बाहर निकलने का कोई ना कोई रूल जरूर होगा। तो वो अपना दिमाग लगाता है और सोचता है अगर मैं सुमी को किस करूँ तो शायद इस बॉडी से बाहर निकल जाऊँ। और सुमी से वो कहता है, तू अपनी आंखें बंद करो प्लीज। अब वो उसे किस कर लेता है, पर ये देख सुमी उसके बाल खींचने लगती है और कहती है, तुम्हें पता है ना मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिया है। फिर हम देखते हैं पार्क सुमी को अपने कंधे पर बैठाकर ले जा रहा था क्योंकि सुमी के पैरों में चोट आ चुकी थी। एंड वो उसे ले जाकर एक जगह पे बैठा देता है। सुमी कहती है, तुम अभी इतने अच्छे क्यों बन रहे हो जबकि हमारा डिवोर्स होने वाला है? इस बात पर ली एस पार्क कहता है, आई एम सॉरी सुमी, मैंने जो भी किया उसके लिए मुझे माफ कर दो प्लीज, दिल से कह रहा हूँ। पर तभी उस जगह पर पानी भरना शुरू हो जाता है। एंड नेक्स्ट डे न्यूज में दिखाया जाता है एक मिडिल एज कपल को आज समुद्र से रेस्क्यू किया गया। फिर हम देखते हैं कि दोनों घर पर बैठकर वही न्यूज देख रहे हैं और अब ली की सोल पार्क के शरीर से निकल चुकी है और अब उन दोनों को देख ऐसा नहीं लग रहा था कि उनके बीच डिवोर्स होने वाला है। फिर हमें दिखाया जाता है ली की आत्मा अब मिस्टर आन के शरीर में आ चुकी है और ये जान तो वो रोने लगता है। नेक्स्ट ली मिस्टर आन बनकर स्कली के लॉयल्टी को चेक कर रहा था। स्कली, मुझे किसी ने बताया कि तुम्हें अबॉर्शन क्लिनिक गई थी। स्कली कहती है, वो मेरे लिए नहीं गई। मिस्टर आन कहते हैं, तो किसके लिए गई थी? वहां पर वो मली का नाम बताना नहीं चाहती थी, इसलिए स्कली कहती है, मैं अपने लिए गई थी। लेकिन वहां पर इतना प्रैंक करने के बाद ली खुद बता देता है कि वो मिस्टर आन के शरीर में है। फिर ली स्कली को बताता है कि कैसे उसके एक सॉरी की वजह से उसने कपल का डिवोर्स होने को रोक दिया। तब मिस्टर आन के फोन पर टाइन का मैसेज आता है एंड मैसेज में लिखा था, मीट मी एट द रेस्टोरेंट। ये देख ये शॉक हो गया था कि मिस्टर आन को भी कोई लड़की पसंद है। स्कली ली से कहती है, जैसे उस कपल की मदद की वैसे मिस्टर आन की भी मदद कर देना। फिर हम देखते हैं दोनों साथ में बैठकर ड्रिंक्स कर रहे थे एंड दाइन मिस्टर आन से कहती है, जब हम पहली बार मिले थे उस दिन तुमने बहुत ड्रिंक किया था, तो और बताओ उसके बाद तुमने क्या किया? पल्ली को तो मिस्टर आन के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था, इसलिए वो कह देता है, मुझे याद नहीं, तुम ही बता दो। दाइन गुस्से में कहती है, बुद्धू तुमने मुझे प्रपोज किया था, क्या तुम्हें इतना भी याद नहीं? एंड वहां पर तुम मेरे लिए गाना भी गा रहे थे,
ये सुन ली को कुछ कुछ याद आता है। हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ ली पियानो बजा रहा था और ह्यूंग ने एक डियर का मास्क पहन कर रखा था। तभी ली कहता है तुम्हें मेरे साथ क्लिनिक चलना होगा, क्या तुम अभी तक अपना स्टेज फियर कम नहीं कर पाई हो? ह्यूंग कहती है मैं कोई साइकिक पेशेंट थोड़ी ना हूँ जो मुझे हॉस्पिटल जाना पड़े। पर ली के ज़्यादा फोर्स करने पर वो मान जाती है। वही फिर हम देखते हैं दाइन भी मिस्टर आन के घर आई है एंड दाइन ने बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था, इसलिए वो आज रात मिस्टर आन के घर ही रुक जाती है। ली जब वॉशरूम से बाहर आता है तो उसका ध्यान दाइन के बैग पर पड़ता है जिसमें उसे एक सेल्स लिस्ट मिली थी जिसमें मिस्टर हान का भी नाम था। यानी कि यहाँ पर डाइन सिर्फ ग्रेट वेल के टेक्स्ट बुक बेचने आई थी और कुछ भी नहीं। ये देख ली सिचुएशन को बहुत ही अच्छे से हैंडल करता है ताकि दाइन को पता ही ना चल जाए कि उसे सब कुछ पता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वो डाइन के लिए हैंगओवर सूप भी बनाता है। डाइन जब मिस्टर हान के इनोसेंस को देखती है तो उससे रहा नहीं जाता और वो उसे सच कह देती है कि वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक बेचने की आई थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उसे प्यार नहीं करती। एंड जब ली उसके लिए कप लेने जाता है तो वहाँ वो आ जाती है और उन्हें किस कर लेती है। एंड तभी ली का सोल मिस्टर आन के शरीर से निकल जाती है। एंड यहाँ में थोड़ा थोड़ा आइडिया लगने लग गया था कि जब भी दो लोग मिलते हैं ली की सोल उसके शरीर से बाहर आ जाती है। वही फिल्म में दिखाया जाता है ली की आत्मा अभी ग्रैनी के शरीर में जा चुकी है और ये अपने आप को ग्रैनी के शरीर में देख ली बहुत गुस्सा होता है और सामने खड़े ग्रैंडपा को सुनाने लगता है। वो उनसे पूछता है कि मैं आपकी क्या लगती हूँ? ग्रैंडपा कहते हैं मैं तुम्हारा फर्स्ट लव हूँ ना। विली स्कली को कॉल करता है और कहता है मैं अभी ग्रैनी के शरीर में हूँ। ये सुन पास में बैठी हुई दो नर्स कहने लगती है शायद ग्रैनी को मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। ये सुन ग्रैनी उनकी तरफ गुस्से से देखती है एंड स्कली ली से मिलने आती है और उन्हें साथ में ग्रैंडपा देख लेते हैं और ग्रैनी की तरफ देख वो पूछते हैं ये कौन है? ली कहता है ये मेरी ग्रैंड चाइल्ड है। स्कली एकदम बारीकी से सबकी बातें सुनती है और सबको अच्छे से ऑब्जर्व करती है। एक बार जब वो दो आदमी को म्यूजिक जज ली के बारे में बात करते हुए सुनती है तो ये बात वो हॉस्पिटल में फोन करके बताती है। आखिरकार उसने ली के बॉडी को ढूंढ लिया है। ये सुन ली खुद को रोक नहीं पाता हॉस्पिटल से बाहर आने से, लेकिन हॉस्पिटल वाले उसे बाहर जाने नहीं दे रहे थे। वहां पर ग्रैनी को इंजेक्शन लगा दिया जाता है जिसपे ग्रैंडपा कहते हैं तुम ऐसा क्यों कर रही हो जिससे तुम्हें तकलीफ हो? जिसपे ली एज ग्रैनी कहता है तुम मेरे फर्स्ट लव हस्बैंड नहीं, तुम मेरी इतनी चिंता मत करो और अगर तुम्हें सच में मेरी चिंता है तो मेरी मदद कर दो। ग्रैनी ग्रैंडपा को अपने साथ कार में बैठने के लिए कहती है और कहती है मुझे स्कली के पास ले चलो। ग्रैंडपा गाड़ी बहुत धीरे चला रहे थे एंड इसलिए ग्रैनी को बहुत गुस्सा आता है। पर अचानक से ग्रैंडपा की तबीयत बहुत खराब हो जाती है, उन्हें हॉस्पिटल पे एडमिट कराना पड़ता है। ये देख ली को अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था और वो बहुत पछताता है एंड वो बार बार ग्रैंडपा के फैमिली वालों से माफ़ी मांगने लग जाता है। पर तभी वो लेडी रोते हुए कहती है माँ अब पापा को क्यों नहीं पहचान लेती, क्यों आप ऐसा करी हो? ये सुन ली का कुछ भी समझ नहीं आता। फिली वहाँ पे ग्रैंडपा के लिखी हुई डायरी को पढ़ता है जिसमें लिखा था हनी तुम मुझे कभी नहीं पहचान पाई, तुम मुझे हमेशा अजनबी समझती रही, पर मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। डॉक्टर कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है पर मेरी बस एक आखिरी इच्छा पूरी कर दो, मुझे पहचान लो कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ ताकि मैं चैन से मर सकूँ। ये पढ़ ली को अपनी गलती का एहसास हो गया था। नेक्स्ट डे वो ग्रैंडपा के पास आता है और कहता है आपने मुझे पहचाना? ग्रैंडपा कहते हैं तुम मेरी केम हो? ली पूछता है आप कौन हो ग्रैंडपा? वो कहते हैं मैं तुम्हारा फर्स्ट लव, पहला प्यार और कुछ नहीं। पली कहता है ये किसने कहा, आप मेरे हस्बैंड हो? ये सुन ग्रैंडपा बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं मेरे कार तुमने मुझे पहचान ही लिया केम, अब मैं चैन से मर सकता हूँ, मैंने इसी दिन का इंतजार सालों से किया था। थैंक यू केम, थैंक यू सो मच। ये सुनकर ली की सोल ग्रैनी के अंदर से निकल जाती है एंड वहाँ पर ग्रैंडपा की डेथ हो चुकी थी। ये जानकर ग्रैनी उनकी फोटो को देख बहुत रोती है एंड इस बार उन्होंने खुद ग्रैंडपा को एज अ हस्बैंड पहचान लिया था। एंड ली ने अनजाने में ही सही ग्रैंडपा की आखिरी विश पूरी कर दी। फिर हम ली के सोल को चैन के अंदर देखते हैं जो कि ली का खुद का दोस्त था। ली जब अपने आप को अपनी आंखों के सामने देखता है तो वो अपने आप को जगाने की बहुत कोशिश करता है एंड तभी हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जब ली का एक्सीडेंट हुआ था। वहां पर वो सब लोग थे जिनके भी शरीर में ली की आत्मा ने प्रवेश किया था। ली के सोल ने उनकी बॉडी को पोसेस किया था जो एक्सीडेंट के समय वहां थे। फिर हम देखते हैं ली अपने घर गया है जहाँ की सभी चीजें देख उसे अपने और ह्यूंग के साथ बिताए हुए पल याद आ रहे थे। ली स्कली को एक सॉन्ग्स के लिरिक्स देता है और कहता है ये तुम यंग को दे देना और कहना जब तुम ली के घर गई थी तभी तुम्हें ये मिला। स्कली की नजर एक रिंग पे पड़ती है, पली उसे वो रिंग ले लेता है क्योंकि वो नहीं चाहता था ह्यूंग को पता चले कि उसे प्रपोज करने आते समय उसका एक्सीडेंट हो गया, वरना ह्यूंग खुद को ही दोषी मानेगी।
स्कली ह्यूंग को लिरिक्स के पेपर देती है और वो रिंग भी। ये देख ली को स्कली पर बहुत गुस्सा आ रहा था। बस स्कली ह्यूंग से कहती है तुम्हें ये गाना ली के लिए गाना चाहिए। फिर हमें दिखाया जाता है ह्यूंग सिर्फ ली के लिए अपने स्टेज फेयर को भुलाकर स्टेज पर वही गाना गाती है जो ली ने लिखा था और ली चैन के रूप में बैठकर पियानो बजाता है। ह्यूंग ली के लिखे हुए गाने को बहुत ही अच्छे से गाती है जितने प्यार से ली ने उस गाने को लिखा था बिल्कुल उसी तरह से। ये देख बहुत ही ज्यादा खुश था कि ह्यूंग ने सिर्फ उसके लिए अपने डर को भुला दिया और ली स्कली की तरफ देख उसे भी थैंक यू कहता है क्योंकि अगर वो उसकी मदद नहीं करती तो शायद अभी ह्यूंग के साथ वो ना होता। स्कली भी देख बहुत इमोशनल हो गई थी। तभी ली की सोल चैन के अंदर से निकल जाती है और ली जो वेंटिलेटर पे था उसकी भी आंखों से आंसू आ जाते हैं एंड ये सीन यही कट हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है मली, डिटेक्टिव पार्क, मिस्टर एन, ग्रैनी और स्कली सब ह्यूंग के कॉन्सर्ट में हैं एंड सभी वहां पर बहुत खुश लग रहे थे। मली जिसका बेबी इस दुनिया में आ चुका है वो भी अपनी फैमिली के साथ हैप्पी थी। डिटेक्टिव पार्क भी अपनी वाइफ अपने लड़के के साथ बहुत खुश थे। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे उनकी तो बेटी थी तो मैं यहाँ पे लड़का क्यों बोल रहा हूँ। तो दरअसल ऐसा नहीं है। फिल्म के एंड में हमें ये पता चलता है कि वो लड़का था, बस उसके बालों की वजह से हमें ऐसा दिखाया गया। वही मिस्टर आन ने भी दाइन से शादी कर ली थी एंड ग्रैनी की तबीयत भी अब बहुत सही हो चुकी थी और वो भी अब बहुत खुश दिख रही थी। फिर हम ली को देखते हैं जो पूरी तरह से अपने शरीर में वापस आ चुका है। स्कली उससे कहती है तुमने ह्यूंग के साथ शादी कर ली, इसे तुम मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे, पता है ना, अगर मैं नहीं होती तो ह्यूंग से कभी नहीं मिल पाते। एंड ये सुन ली हंसने लगता है और यहाँ ये फिल्म खत्म हो जाती है। ये कहानी सही मायनों में हमें ज़िंदगी के इंपॉर्टेंस को समझा कर जाती है। एंड गाइस उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ इसे लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिए, साथ ही प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग, सी यू सून।